हेलो दोस्तों, सिविल मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एमपीपीएससी मेंस के पेपर सेकंड के पार्ट 1 की यूनिट 1 डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो मेंस में पूछे गए हैं। देखिए, ये जो पेपर जो हम डिस्कस करने वाले हैं इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि 22 में क्या स्थिति होने वाली है। क्वेश्चंस का जो आप लेवल देखोगे और क्वेश्चंस के पूछने का जो तरीका देखोगे उससे आपको ये समझ आएगा कि 22 में हमें मतलब ऐसा रटना नहीं है चीजों को। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं कि यदि व्यक्ति इंटरलिंक करके नहीं पढ़ता है, चीजों को व्यवहारिक चीजों से जोड़ के नहीं पढ़ता है, तो उस क्वेश्चंस का आंसर देना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इस सीरीज में मैं इस पार्ट वाइज क्वेश्चन इसलिए भी बना रहा हूं, इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि सिलेबस के किस पोर्शन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 5 अवयव लिखने हैं, एलिमेंट। तो कुल मिला के आपसे पूछ रहा है प्रस्तावना के 5 तत्व बताने हैं आपको। तो मैंने संविधान के संदर्भ में प्रस्तावना के वीडियो लिया था और उसमें स्पष्ट रूप से मैंने आपको 5 तत्व बताए थे, तो आपको बस वही लिखने थे। पहला नंबर डाल के आपको लिख देना था कि ये क्या बताती है। देखो, हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें ये पता है हम भारत के लोग, तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि हमारे संविधान का जो स्रोत है वो है संविधान का स्रोत। अब दूसरा देखोगे कि जैसे ही हम उसको दूसरी लाइन स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना की, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो उसने भारत की प्रकृति बता दी कि भारत किस प्रकृति का होगा। तीसरा, जैसे ही हम जाएंगे, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये क्या बता रही है, संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य। चौथा, जब आप उसके लास्ट में एंडिंग में पढ़ेंगे, आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुल्क सत्मी, तो ये बता रही है उस तिथि को जब हमने संविधान को स्वीकार किया, संविधान स्वीकार की तिथि। और लास्ट जो है इसका एक अवयव है कि ये हमारे संविधान का आदर्श बताती है कि हम भारत को किस तरीके का बनाना चाहते हैं, है ना। एक आदर्श हमारा जो पता चलता है कि इस पूरे संविधान का जो सार होगा वो क्या होगा, ये आप सार भी लिख सकते हो, आदर्श के साथ सार। अब ये सोचने वाली बात है कि वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्कर में पूछने लायक था ही नहीं। आप 3 मार्कर में एक तो 2 लाइन दी जाती है हिंदी मीडियम वालों को, और उसके साथ साथ क्या होता है कि लाइनें बहुत पास पास हैं, तो लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको उसका मेन टर्म्स लिखने हैं, स्रोत, भारत की प्रकृति, उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य, उसके साथ तिथि। केवल इन मेन टर्म्स को ही आपको टारगेट करना है, जिससे कि क्या हो सके कि आप अच्छे से आंसर को फ्रेमिंग कर सकें, क्योंकि उन्हें स्पेसिफाइड 5 बोले हैं। यदि आप एक भी गलत लिख के आओगे तो वो आपको नंबर काट लेगा, और यदि आप लिख के आए होगे तो आप इसमें मैं जो मार्किंग करता वो, और इजी क्वेश्चन था ये, तो इसमें आपको 3 में से 3 की मार्किंग हो जाएगी यदि आप ये 5 अवयव लिख के आए हैं तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के कोई 4 पक्ष कौन से हैं, मतलब स्वतंत्रता से संबंधित जो पक्ष हैं वो कौन कौन से 4 हैं। तो जिन लोगों ने अनुच्छेद 19 को विस्तार में पढ़ा है, 19 के एक ही सीरीज जो पड़ी हुई है, आपको बस उन्हीं में से कोई 4 तत्व लिख देना था और उसमें से आपकी मार्किंग हो जाती। ठीक है, तो आपको स्वतंत्रता के 4 पक्ष जो लिखने हैं वो 19A के अनुच्छेद 19A को आपको विस्तार में वर्णित करना था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस पे यदि आप 19A के 19A, 19B और 19C लिख देते क्लॉज ए वाले, तो ही आपको ये 3 में से 3 मार्क्स मिल जाते, और इस पे मार्किंग भी 3 में से 3 होनी चाहिए। क्वेश्चन इजी है,
और मुझे ये उम्मीद है कि सभी बच्चों ने इसको क्या होगा, अटेम्प्ट अच्छे से करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल हेतु स्पष्ट कीजिए। मतलब उसका मेन पर्पस क्या है, संविधान में इसको क्यों शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें तो आपको सीधे सिंपल दो चीजों का वर्णन करना था। एक तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और दूसरा जो वर्णन करना था आपको, हमें पता है कि हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो हमें पता है कि राजनीतिक न्याय की जो पूर्ति कर रहा है वो कौन कर रहा है, मौलिक अधिकारों से हो रही है। तो ये जो है ये सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त कराता है। यदि एक और फैक्ट की यदि आपके पास जगह हो तो आप उसमें ये मेंशन कर सकते हो कि ये एक समतामूलक समाज की कल्पना करता है। समतामूलक समाज, समाज की कल्पना करता है या निर्माण। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिख के आओगे तो आपको इसमें भी 3 में से 3 मार्किंग मिलने की संभावना है। पर फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि यदि ऐसा नहीं लिख पाए अपन और यदि 2 पॉइंट भी लिखे हैं तो आप 2 नंबर के तो इसके हकदार हो। देखो क्वेश्चन इजी है, बट होता क्या है कि एकदम से ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमारे दिमाग में ये चीजें क्लिक होनी चाहिए कि हम उसको अच्छे से लिख पाए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन देखे, बेसिकली जो क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछे गए हैं वो पूछे जाने थे 5 मार्कर में, और आप देखोगे जो 5 मार्कर में पूछे जाने थे वो आने चाहिए थे 11 मार्कर में, क्योंकि उनका विस्तार इतना बड़ा है कि आप उसको 2 पेज में लिख सकते थे। मगर उन्होंने क्या करा, बड़े बड़े क्वेश्चंस को समराइज करके अब बच्चा इसमें कैसे लिखेगा। देखिए क्वेश्चन पहला ये है कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक अतिविस्तार से कैसे भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और अब आपको इसको 8 से 9 लाइन में लिखना है। जिस व्यक्ति को यह पता होगा कि सक्रियता क्या होती है वो स्पष्ट रूप से जानता होगा कि अतिविस्तार क्या होता है। तो पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि न्यायिक सक्रियता क्या है ना। तो न्यायिक सक्रियता के जो अवधारणा है वो हम जानते हैं कि किस रूप में आती है, कि जब कोई, देखिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि जो संविधान ने सरकार के 3 पक्ष बताए, या बोल सकते हैं शासन के 3 पक्ष होते हैं। शासन के 3 पक्ष हैं, एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका, और एक है न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 पक्ष होते हैं और ये तीनों ही पक्ष अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। संविधान ने इन्हें क्या है, सभी को अलग अलग शक्ति दी गई है और इन शक्ति के ही अनुरूप ये क्या कर रहे होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को संचालित कर रहे होते हैं। कि भाई विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उसे एग्जीक्यूट करना मतलब लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कि न्याय देना। कि यदि कोई भी मसला ऐसा हो जाता है जिसमें व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या सरकार जो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उस संदर्भ में जो न्याय की व्यवस्था है वो न्यायपालिका देखती है। परंतु हम ये भी जानते हैं कि न्यायपालिका क्या है, संविधान का वह अंग है जो ये विस्तारित भी करती है कि संविधान की सभी चीजें व्यवस्थित रूप से चल सकें। ठीक है, जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रहे होते हैं, काम इन द सेंस ऐसा नहीं कर रहे होते हैं कि जो संविधान में वर्णित है वो चीजें उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, या कोई एक विशेष कानून नहीं बना पा रहे हैं, कोई अपराध हो रहा है बार बार और उसके संदर्भ में कोई कानून नहीं बना है या कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की जा रही है, तब न्यायपालिका क्या करता है, उसमें हस्तक्षेप करता है। और न्यायपालिका क्या करता है, उस हस्तक्षेप के माध्यम से यह बोलता है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से करें। अक्सर हम सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार फलाने मामले के लिए, प्रदूषण पर नहीं बनाए गए कानून इसके लिए हो सकता है, या किसी चीज के संदर्भ में और अलग भी हो सकता है। तो उस चीज को बोलते हैं न्यायिक सक्रियता।
कि न्यायपालिका सक्रिय हो जाए विधायिका और कार्यपालिका से काम करवाने के लिए। स्पष्ट है ये बात? तो उसको बोलेंगे न्यायिक सक्रियता। अब न्यायिक अतिविस्तार क्या होता है? जो चीज जेन्युइन है, जिस चीज पर कानून बनने चाहिए उस पर कानून नहीं बने, है ना, और जब न्यायपालिका ने आदेश दिए तो कानून बनाए गए, तो वो न्यायिक सक्रियता का पार्ट हो जाएगा। बट न्यायपालिका विधायिका अपना काम तो कर ही रही है, कार्यपालिका भी अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अनावश्यक रूप से उसमें हस्तक्षेप कर रही है। मतलब शक्ति के हम बोल सकते हैं कि जो शक्ति का विभाजन है उससे बढ़कर कोई ज्यादा क्या कर रहा है कि दूसरे की शक्ति में इंटरफेयर कर रहा है हर चीज में, कि कार्यपालिका में भी इंटरफेयर होता जा रहा है, विधायिका में भी इंटरफेयर होता जा रहा है। उस व्यवस्था को क्या बोलेंगे हम कि न्यायिक अतिविस्तार हो गया है। अब बात यह है कि ये न्यायिक अतिविस्तार कैसे भिन्न है इन दोनों में से। तो आपको इसमें क्या करना था, कुल मिला के अंतर लिखने थे। अब अंतर में आपको यह बताना था कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है। तो छोटे से पॉइंट में आप एक मेंशन कर सकते थे कि यदि विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों का संचालन नहीं कर रहे थे तो न्यायपालिका जो है वो हस्तक्षेप करती है। ठीक है। अति विस्तार में क्या बोल देंगे कि न्यायिक क्षेत्र जो न्यायपालिका होती है वो कार्यपालिका के उन क्षेत्रों में भी विस्तारित करने लगती है जो उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है कि संविधान की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है, जबकि न्यायिक अतिविस्तार जो होता है वो संविधान के द्वारा वर्णित अधिकारों को क्या करता है कि उसको बाधित करता है। ठीक। आप इस तरीके से एक एक एग्जांपल देते और इसको आंसर को कंक्लूड करके लिख देते, इतने में ही आपका आंसर जो होता है वो फुलफिल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद सहयोगात्मक संघवाद से प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर अग्रसर हो रहा है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो था ये आना चाहिए था 11 मार्कर में। ये जो क्वेश्चन है ये उन बच्चों से तो मतलब सबने अटेम्प्ट करा होगा, बट ये है कि जो बच्चे इन दोनों मीनिंग जानते होंगे, एक सहयोगात्मक संघवाद को जानते होंगे और एक प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को जानते होंगे, वो बहुत अच्छे से लिख के आए होंगे। ठीक है। वैसे तो शुरुआत यदि सहयोगात्मक संघवाद से आप करोगे तो ही 8 से 10 लाइन इसको फुलफिल कर दोगे, बट हमें क्या पूछा है उन्होंने, कैसे अग्रसर हो रहा है, तो आपके पास इसके लिए कोई ना कोई उदाहरण होना चाहिए। और वो दोनों उदाहरण फुलफिल कैसे कर सकते हैं कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि सहयोगात्मक संघवाद क्या होता है और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद क्या होता है। स्पष्ट है बात? चलो अपन इस पर डिस्कस करते हैं। सहयोगात्मक संघवाद जो होता है, जैसे हम बात करें कि केंद्र में बीजेपी है, ठीक है, और राज्य में कांग्रेस है। कोई बिल आया या कोई कानून बनाया एमपी के संदर्भ में या छत्तीसगढ़ के संदर्भ में या राजस्थान के संदर्भ में, किसी भी संदर्भ में एक कानून बनाएगा। केंद्र सरकार ने कानून बनाया, राज्य सरकार उसका इस आधार पर समर्थन कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाएगा। और जब इन दोनों का समर्थन रहता है, सहयोग रहता है, सहयोग रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सहयोगात्मक संघवाद। जहां केंद्र और राज्य इस आधार पर ना करें कि पार्टी एक जैसी है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार को इसलिए फंड मिल रहा है क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है। राजस्थान को इसलिए सहयोग नहीं दिया जा रहा है या उसके काम में लेट लतीफी हो रही है क्योंकि वहां कांग्रेस है और यहां पर जो है वो बीजेपी है। तो इस तरीके का जो व्यवहार होता है कि दोनों पार्टी भले ही अलग हों फिर भी क्या कर रहे हैं कि शासन को संचालित करने में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। जब केंद्र को राज्य की जरूरत पड़ी है तो राज्य सबसे पहले नंबर पर खड़ा हुआ है। यदि राज्य को केंद्र की जरूरत पड़ रही है तो केंद्र जो है वो सबसे आगे आ जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनता है वो कहलाता है सहयोगात्मक संघवाद, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे को इस आधार पर ना करें कि नहीं तो मेरी पार्टी का नहीं है, तू भाग यहां से, तेरा काम नहीं होने दूंगा।
दोनों के बीच में क्या होता है, ये चलता है कि केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे कार्य में सहयोग, उसे क्या कहा जाएगा, सहयोगात्मक संघवाद। स्पष्ट है यहां तक। अब दूसरी चीज ये है प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। अब प्रतिस्पर्धा क्या होती है, देखिए हम जानते हैं कंपटीशन इस तरीके का कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना चाहे, उसे प्रतिस्पर्धा बोलते हैं हम। कि एक राज्य जो है वो केंद्र से किसी कारण से आगे निकलना चाह रहा है या अन्य राज्यों से आगे निकलना चाह रहा है, किस आधार पर आगे निकलना चाह रहा है, किसी ना किसी प्रकार का कंपटीशन करके। तो फिर कंपटीशन कैसा हो रहा है, साम दाम दंड भेद सब अपनाए जा रहे हैं। जब केंद्र को राज्य की जरूरत पड़ रही है तो राज्य बिल्कुल हामी नहीं भर रहा है। जैसे एग्जाम्पल, फिर से यही एग्जाम्पल लेते हैं हम कि कोई कानून बना, केंद्र सरकार ने कोई कानून लेके आई, परंतु राज्य सरकार या कांग्रेस सरकार जो है वो उसका समर्थन नहीं कर रही है। क्यों? इस आधार पर नहीं कर रही है क्योंकि हम दोनों पार्टी जो है वो अलग अलग है। वो ये देख ही नहीं रही है कि ये किस वर्ग को फायदा पहुंचाएगा या किस जाति को वर्ग को फायदा पहुंचाएगा। केवल पार्टी बेस पर काम चल रहा है। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी का इस आधार पर सहयोग नहीं कर रही है या एक सरकार दूसरी सरकार का इस आधार पर सहयोग नहीं कर रही है कि नहीं ये मेरी पार्टी का नहीं है, ये मेरे दल का नहीं है, मेरे दल से विपरीत है, इस बात को कहते हैं प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। कि किसी भी कारण से क्या करेगा, राज्य जो है केंद्र का सहयोग नहीं करेगा और केंद्र जो है राज्य का सहयोग नहीं करेगा। अब ये प्रवृत्ति क्या भारतीय संघवाद में देखने को मिल रही है? जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि अक्सर आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। केंद्र में केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वहां पर अक्सर देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया, कुछ कराया, कोई नीतियां लेके आई, तो विरोध करने के लिए ये सरकार खड़ी होगी। वहां से जो अदर स्टेट्स के हैं, जैसे बिहार में देखोगे, बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहां पर भी ये मसला खड़ा हो जाता है कि नहीं हम सहयोग क्यों करेंगे। ठीक है, तो क्या ये प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं? तो हाँ, बेशक देखने को मिल रही हैं, बट हम एक चीज और भी लेके चलेंगे कि केवल उन स्टेटों में देखने को मिल रही है जहां पर क्षेत्रीय सरकार प्रबल है। हर स्टेट में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर स्टेट में तो जैसे कि बीजेपी जो है वो जिन जिन स्टेट में है वहां से तो उनको पूरा सहयोग मिलेगा, वहां सहयोगात्मक सरकार के रूप में कार्य करेंगे। परंतु जिन स्टेट में जो केंद्र की सेंट्रल सरकार है उसी की सरकार नहीं है, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती है। आपको इन दोनों चीजों को पैरेलल लेके लिखना था। आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या अग्रसर हो रहा है, तो हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर क्या दे देते हैं कि जिन क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारें भिन्न हैं वहां पर कैसी वो दिखती है, हमें प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद देखने को मिलता है, जिसमें केंद्र ना राज्य का समर्थन कर रहा है और ना राज्य जो है वो केंद्र का समर्थन कर रहा है। और ऐसी प्रवृत्तियां देखते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल में कई बार आरोप लगता है कि हमें वित्तीय सहयोग नहीं दिया जा रहा है या केंद्र सरकार से जो सहायता मांगी गई है वो सहायता हमें अभी तक नहीं मिली हुई है। तो ये जो होता है वो प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की होता है कि केंद्र राज्य से आगे निकलना चाह रहा है और राज्य जो है वो केंद्र से आगे निकलना चाह रहा है। फर्स्ट है। नेक्स्ट, अभी हम इन क्वेश्चंस पे केवल हम ब्रीफली डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमें इसमें लिखना क्या था। ठीक है, भारतीय संविधान पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कायदे से ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आता तो भी ठीक रहता। अब यहां पर आप कितनी आलोचना करोगे, 2 पेज भरने हैं आलोचना में आपको, और आलोचना को फिर आपको कैसे लिखना पड़ेगा कि आप एक टॉपिक उठाइए, आप एक टॉपिक उठाइए और उन टॉपिक पे शुरू हो जाइए कि संविधान में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आलोचना का पात्र हैं, किन किन समस्याओं, मतलब कौन कौन सी चीजें जो हैं कि आगे जाके कहीं ना कहीं हमें समस्या क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो शुरुआत यदि आप देखोगे तो आप मौलिक अधिकारों से कर दो कि मौलिक अधिकार में क्या क्या समस्या है।
कौन कौन सी चीजों को छोड़ दिया गया है, कहां कहां पर जो होता है इनका हनन हो जाता है, ये सीमित नहीं है, तो ये आलोचना का पात्र हो सकते हैं कि भाई हमारे संविधान में ये चीजें जो है वो व्यवस्थित रूप से नहीं लिखी गई हैं। दूसरी चीज आप क्या करें, नीति निर्देशक तत्व लिख दें। नीति निर्देशक तत्व जो है उनके संदर्भ में उठा लें कि आप इन पर टिप्पणी करना स्टार्ट कर दें कि इनमें कौन कौन सी चीजें से ये बाध्य योग नहीं है, ये केंद्र और राज्य के बीच में क्या आते हैं कि संघर्ष को उत्पन्न करते हैं। तो इनके बारे में आपको 4-5 पॉइंट हैं जो वो लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आप संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिख सकते हैं। संविधान संशोधन, उसकी जो आलोचना है वो वर्णित कर दीजिए, क्योंकि देखो इसमें उन्हें डायरेक्ट पूछा है कि एक आलोचनात्मक टिप्पणी करना है। अब आपके पास आलोचना उतनी होनी चाहिए। अभी मौलिक अधिकार उठाया तो आप ऐसा नहीं है कि एक ही एक चीज में लिखेंगे हमारे संविधान में ये नहीं दिया, हमें संविधान में वो नहीं दिया। आप केवल उस संदर्भ में आलोचना करेंगे जो की जा सकती है। और वो कैसे, जेन्युइन पॉइंट कैसे उठाएंगे हम, वो ऐसे उठाएंगे कि हम मौलिक अधिकार जब ले रहे हैं तो मौलिक अधिकारों की कौन कौन सी खामियां हैं जो उसे हमें फुलफिल करनी चाहिए, उनको वर्णित कीजिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको नीति निर्देशक तत्व के पॉइंट उठाने, तो बारी बारी एक एक चीज के पॉइंट उठाइए, जैसे कि आपातकाल, केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, इस तरीके के पॉइंट उठा के आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को अच्छा बना सकते हो। फिर लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन मेंशन कर दिया कि इन व्यवस्थाओं के मतलब इन कमियों के बावजूद भी हमारा जो संविधान है वो विश्व के उन सफल संविधानों में से एक है जो 50-70 वर्ष के बाद भी अभी भी इसमें कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसके कुछ फायदे भी जो है वो मेंशन लास्ट में करके हम क्या करेंगे, इसको कंक्लूड कर देंगे। आपको इस तरीके से ही आंसर को फ्रेम करना है, जिससे क्या हो सके कि आप हर एक चीज की छोटी छोटी चीज बारीकियों से क्या कर सकते हो, पूरे अपने आंसर को क्या होता है समराइज कर पाओगे और अच्छे से लिख पाओगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर लिखें। फिर वही बात आ गई ध्यान में, ये क्वेश्चंस जो है वो 5 नंबर की वैल्यू ही वाला है और वैसे कायदे से वही आना चाहिए था, क्योंकि जो क्वेश्चंस उन्होंने 5 नंबर में पूछे हैं वो 11 नंबर लायक थे। क्योंकि इवैल्यूएशन जब हम करने लिखते हैं और अपने तर्क देते हैं कि भाई हम क्या सोचते हैं संघवाद के बारे में, तो वहां पर क्या होता है बहुत विस्तारित लिखाता है। अब यहां पर उन्होंने डायरेक्ट अंतर पूछ लिए हैं, तो अंतर अब ऐसे तो लिख नहीं सकते कि एक पेज में 2 पेज हैं हमारे पास और बीच में लाइन खींचें और यहां नीति निर्देशक तत्व लिखें और यहां मौलिक अधिकार लिखें और 0.2, 3, 4, 5 करके लिख दें। ऐसे तो लिख नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके के तो अपने पास पॉइंट भी नहीं रहेंगे, तो हम किस तरीके से लिखेंगे उनके अंतर उसको। तो उसके अंतर को जब आप लिखो तो अंतर को लिखने के कुछ पॉइंट बना लीजिए आप। जैसे विवरण लिखा, तो यहां पर आपको लिखना है ये भाग 3 से लिए गए हैं, है ना। और उसमें भी लाइनें कैसी लिखनी है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेखित हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। तो ये आपकी 2 से 3 लाइन फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपको यहां पर ये लिखना है स्रोत, वही बात, इनका जो हमने मूल उद्देश्य जिधर से ये लिए गए हैं वो यूएसए से लिए गए हैं और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। देखो लिखा वैसे ही है क्योंकि अंतर लिखने को स्पष्ट बोला उसमें, मगर हम वो डब्बा बना के नहीं लिख सकते ना उसको,
वो बहुत ऑड लिखेगा क्योंकि पूरे पेज में आपके डब्बे बने होंगे। तो आपको आंसर जो लिखना है वो इस फ्रेम में लिखना है कि आप विवरण दो, पहले शुरुआत करेंगे, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और ये वर्णन करने के बाद फिर आपको ये लिखना है, विवरण लिखना है, फिर उसका स्रोत लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना था कि दोनों के उद्देश्य लिख दिए कि उनके उद्देश्यों में क्या अंतर है, उनकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति न्यायिक है या नहीं है। और उसके बाद जब आपको ऐसा लिखता है कि प्राकृतिक न्याय योग एक है, वाद्य योग है और एक वाद्य योग नहीं है, तो आपका इसका कारण भी दे देना है कि इसको वाद्य योग क्यों बनाया गया है, उसको वाद्य योग क्यों नहीं बनाया गया है, ये स्वतः ही लागू हो जाते हैं और ये स्वतः ही लागू क्यों नहीं होते हैं, तो इसके भी विवरण दे देना है आपको। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। स्पष्ट है? आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट मिलते हैं, हम हमारे नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे कि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आए थे वो कौन कौन से आए थे। ठीक है, धन्यवाद।